Hello friends, welcome back to my YouTube channel Renu Mittal Coaching Classes. Here is another video. So आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ लॉ ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस लॉ का ही. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स. कहते हैं द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ मूवेबल गुड्स इज कंटेन्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. कि जहाँ पे मूवेबल गुड्स की सेल होगी वो किसके अंडर आते हैं, हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो कि है 1930. द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1930. राइट, ये जो डेट्स एंड ईयर हैं ये आपने याद रखने हैं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या आया था. राइट, कंपनीज एक्ट, लॉ, sale of goods act. Right, it clearly follows the English act on the subject unless otherwise mentioned in the sections in this chapter pertains to the सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. राइट, ये किसको फॉलो करता है, इंग्लिश एक्ट को फॉलो करता है. कहते अगर कुछ उनके सेक्शंस में नहीं मेंशन होता तो फिर किस में मेंशन होगा, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में. नाउ व्हाट इज बायर, सेलर एंड गुड्स. बायर क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1. ये भी आपने सबसेक्शन और सेक्शंस लर्न करने हैं. राइट, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय गुड्स. बायर क्या होता है, वो पर्सन जो बाय करता है और एग्री करता है कि मैं गुड्स परचेज करूंगा. सेलर कौन होता है, सेलर वो पर्सन होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13. सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, जो कि एग्री करता है कि मैं गुड्स को क्या करूंगा, सेल करूंगा. एंड गुड्स क्या होती हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 द टर्म गुड्स इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट. अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें नहीं आती. फर्स्ट वन इज एक्शनेबल क्लेम्स एंड सेकंड वन इज मनी. राइट, एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स लाइक जो लॉ के अकॉर्डिंग हमारे कोई क्लेम्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करते. एंड सेकंड वन इज मनी, मनी को हम मूवेबल आइटम्स में इंक्लूड नहीं करते. क्लियर. An actionable claim means a debt or a claim for money on which a person may have against each other and which he may recover by suit. And money means legal tender money. Right, कि actionable claims जैसे मैंने बोला ना कि लॉ के अकॉर्डिंग कोई हमें हमारा जैसे डेट है किसी के रिगार्डिंग कुछ भी हमने रिसीव करना है, पे करना है, तो वो जो मनी से रिलेटेड हो वो किस में इंक्लूड नहीं होता, मूवेबल गुड्स में इंक्लूड नहीं होता. These two types of movable goods are not included in the definition of term goods as unused in the Sale of Goods Act. Movable articles क्या होते हैं, like furniture, clothing, shares, debentures. Things attached to earth are not movable, but growing crops and grass which can easily separated from earth after sale and fruits. राइट, कि जिनको कि हम अर्थ से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो वो किसकी डेफिनेशन में आती हैं, are comes under within the definition of goods. Clear. The goods are classified into three types, namely first one is existing goods, second one is future goods and third one is contingent goods. So अभी हम इनको briefly discuss करते हैं. First, existing goods क्या होती हैं. Existing goods are goods which are already in existence and which are physically present in some person's possession and ownership. ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. राइट, कहते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है एंड किसी पर्सन की पोजेशन में है. राइट, उस पे किसी पर्सन का ओनर, उसके लिए उसका कोई ओनर भी है और उस पे किसी का पोजेशन भी है. एग्जिस्टिंग गुड्स में इधर भी स्पेसिफाइड एंड असर्टेन्ड एंड जेनरिक और अनअसर्टेन्ड. राइट, इनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक स्पेसिफिक एक जेनरिक. फर्स्ट, स्पेसिफिक गुड्स क्या होती हैं. Specific goods are goods which can be clearly defined and recognized as separate things. Right, कहते हैं जिनको कि clearly define किया जाता है and recognize किया जाएगा as separate things. For example, particular picture by a painter और अ रिंग विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, की जिसको कि हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. राइट, फॉर एग्जांपल मेरे लिए कोई किसी एक पेंटर ने पिक्चर पेंट की है तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो सेम कोई और भी पेंट कर देगा. राइट,
उस पर्टिकुलर पर्सन ने जैसी पिक्चर पेंट की है वो वैसी पिक्चर वो ही पेंट कर सकता है और कोई पेंट नहीं कर सकता। बिकॉज ऑल्दो हमारे पास बहुत ज़्यादा पेंटर्स अवेलेबल होंगे बट हर किसी का पेंट करने का स्टाइल क्या होता है, हर किसी का आर्ट ऑफ स्टाइलिंग डिफरेंट होती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेनरिक गुड्स। जेनरिक गुड्स आर गुड्स इंडिकेटेड बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड। राइट, ये डिस्क्रिप्शन के द्वारा इंडिकेट की जाती हैं, डिस्क्रिप्शन के थ्रू इंडिकेट की जाती हैं एंड सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम राइस की बात करें, शुगर। If a merchant agrees to supply 1 bag of wheat from his godown to a buyer, it is sale of unascertained goods because it is not known which bag will be delivered, right? जैसे कि मैंने अभी बताया शुगर हो गया, वट कि 1 बैग ऑफ व्हीट अगर हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे अनअसर्टेन होगी बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कौन सा बैग डिलीवर होगा। As soon as a particular bag is separated out and marked and identified for delivery, it becomes specific goods, right? कि अगर कोई पर्टिकुलर बैग हम चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम ब्रांड चूज कर लिया, अगर हम कहें कि हमें आशीर्वाद आटा ही चाहिए, आशीर्वाद व्हीट ही चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे हमने पर्टिकुलरली कुछ सिलेक्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, हमारा स्पेसिफिक गुड में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? मूविंग टू नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स आर गुड्स विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड एज प्रोड्यूस्ड एज रिक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। राइट, कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद क्या किया जाएंगी, गुड्स क्या की जाएंगी, मैन्युफैक्चर की जाएंगी, प्रोड्यूस की जाएंगी जैसे कि बायर को चाहिए, तो वो हो जाती है हमारे पास फ्यूचर गुड्स। ये आती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। Example, P agrees to sell to Q all the mangoes which will be produced in this garden next year. Right? P ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया Q के साथ कि वो सारे मैंगोज क्या करेगा, उसको सेल करेगा जो कि नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस किए जाएंगे। राइट, दिस एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंटीजेंट गुड्स। There may be a contract for the sale of goods and the acquisition of which by the seller depends upon a contingency which may or may not happen. Right? यहाँ पे goods contract हो रहा है बट कौन सी goods के लिए हो रहा है कि एक contingency मतलब एक condition रख दी कि अगर वो होगी और नहीं होगी ये हमें नहीं पता। In such cases, the goods sold are called contingent goods. Example, X agrees to sell to Y a ring provided he is able to purchase it from Z. This is an agreement for the sale of contingent goods. Right? कि X ने Y को बोला कि वो उसको एक रिंग परचेज करके देगा जो कि Z के पास है, अगर वो उससे परचेज कर पाया तो। क्लियर? तो ये चीज होगी नहीं होगी अभी नहीं पता, बट कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड हो गया, कंटीजेंसी पे डिपेंड हो गया। राइट, तो ये क्या हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया कंटीजेंट गुड्स। क्लियर? नाउ definition and essentials of contract of sale. What is the meaning and definition of contract of sale? According to section 4, a contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Right? एक contract of sale of goods कहते हैं वो contract है जहां पे seller transfer या agree होता है कि वो अपनी property क्या करेगा, दूसरे person को transfer करेगा। Clear? Now what are the essentials of a contract of sale? कि क्या क्या essentials हैं एक contract of sale के लिए। There must be at least 2 parties, कि यहाँ पे जो parties होनी चाहिए वो must be 2 होनी चाहिए। One is seller and second one is buyer, कि एक person क्या करेगा, sale करेगा and second person on the other hand क्या करेगा, buy करेगा। A sale has to be bilateral because the property in goods has to be passed from one person to another. Bilateral means दोनों parties क्या करेंगी, perform करेंगी। The seller and the buyer must be different persons. A buyer cannot buy his own goods. Example, बेल वर्सेस लेवर ब्रोज लिमिटेड एक केस होगा, ये आप लोग देख लेना। सपोजिंग एक्स इज द ओनर ऑफ सर्टेन गुड्स बट ही डज नॉट नो दैट ए प्रिटेंड्स टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स एंड सेल्स देम टू एक्स। देयर इज नो सेल, एक्स कैन नॉट बाय गुड्स विच आर ऑलरेडी हिज ओन। राइट, कहते एक्स कुछ
गुड्स सर्टेन गुड्स का ओनर है, बट ही डज नॉट नो दैट ए प्रिटेंड्स टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स, राइट। बट उसको ये नहीं पता कि ए क्या करना चाहता है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो ओनर है और वो एक्स को सेल कर सकता है, सेल कर देता है। बट देयर इज नो सेल, क्योंकि एक्स अपनी ही गुड्स को परचेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स, कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट होगा दोनों पार्टीज के बीच में, जहाँ पे जो पोजेशन होगा, ओनरशिप होगा वो गुड्स की किसको ट्रांसफर होगी, फ्रॉम सेलर टू द बायर, राइट। बायर बिकम द न्यू ओनर ऑफ द गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेयर ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज नॉट इनफ, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज अ मस्ट, कि सिर्फ पोजेशन नहीं होना चाहिए गुड्स का ट्रांसफर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। क्लियर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरीली बी गुड्स, राइट। जो सब्जेक्ट मैटर जो सेल एंड परचेज होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशन इज प्राइस, जो कंसिडरेशन होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, प्राइस के बेसिस पे होनी चाहिए, क्रेडिट बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द कंसिडरेशन मस्ट बी मनी ओनली। इफ फॉर इंस्टेंस गुड्स आर ऑफर्ड एज द कंसिडरेशन फॉर गुड्स इट विल नॉट अमाउंट टू सेल, कि यहाँ पे अगर गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स ही दी जा रही हैं तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कंसीडर किया जाएगा, इट विल बी अ बार्टर। Similarly, in case there is no consideration, it amounts to gift and not sale, कि यहाँ पे जहाँ पे कोई consideration नहीं होती तो वो भी क्या consider किया जाएगा, as a gift consider किया जाएगा, not sale. Where goods are sold for a definite sum and price is paid partly in terms of valued up the goods and partly cash, that is sale, right। कि जहाँ पे एक definite sum pay किया जाए वो क्या होगी, हमारी sale। Example, Elfridge versus Johnson. In this case, 52 bullocks valued at $6 a piece were exchanged for 100 quarters of barley at this per quarter. The difference is to make up in cash. The contract was treated as one of sale. Right? कि जहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या टर्म्स होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की। द पार्टीज में एग्री अपॉन एनी टर्म कंसर्निंग द टाइम प्लेस एंड मोड ऑफ डिलीवरी, कि जो पार्टीज होनी चाहिए वो एग्री करनी चाहिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। द टर्म्स में बी ऑफ टू टाइप्स, नेमली इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल टर्म्स। इसेंशियल टर्म्स आर कॉल्ड कंडीशंस एंड जो नॉन इसेंशियल टर्म्स होंगी वो क्या होती हैं, हमारे पास वारंटीज होती हैं। बिकॉज जो इसेंशियल टर्म्स होती हैं उनको क्या होता है, फुलफिल करना जरूरी होता है, राइट, इसेंशियल टू बी फुलफिल्ड, देयरफॉर दीज आर टर्म्ड एज इसेंशियल टर्म्स। The Sale of Goods Act provides that in the absence of a contract to conditions and warranties are to be employed in all contracts of sale, right? कि जहाँ पे conditions and warranties नहीं भी होती तो वो भी किस में consider किया जाता है, contract of sale में ही consider किया जाता है। Clear? Moving to next. All other essentials of a valid contract must be present, कि जो भी एक valid contract के लिए जितनी भी essentials हैं वो भी present होनी चाहिए। Being a segment of contract, sale must conform to all other essentials of a valid contract, right? For example, parties to the transaction must be competent, contracting consent of the parties must be free, right? कि जो पार्टीज होनी चाहिए वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज में, जो उनका कंसेंट होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए, फोर्सफुली नहीं हम किसी को फोर्स कर सकते कि आप हमसे परचेज करो गुड्स, राइट, ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कहते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स मे बी ईदर अ सेल और एन एग्रीमेंट टू सेल, कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे गुड्स को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे एक होती है, एक टर्म होती है हमारे पास सेल एंड सेकंड टर्म होती है हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज सेल। Where under a contract of sale the ownership is transferred from the seller to the buyer, then it is considered as the contract
इज कॉल्ड अ सेल, राइट, कि जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, इट इज कंसीडर्ड एज अ सेल. द ट्रांजैक्शन इज अ सेल इवन दो द प्राइस इज पेबल एट अ लेटर डेट और डिलीवरी इज टू बी गिवन इन द फ्यूचर, राइट, कि ऑल्दो कहते प्राइस जो है वो बाद में पे किया जाएगा एंड ऑल्सो डिलीवरी भी फ्यूचर में हम लोग करेंगे, बट जो ओनरशिप है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है सेलर टू द बायर, तो वो हमारी हो जाएगी सेल. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल. व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर डेट or subject to some conditions to be transferred are fulfilled later, the contract is called agreement to sell, right, कि जहां पे जो ओनरशिप है वो आफ्टर अ फ्यूचर डेट एंड आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम की फुलफिल की जाएगी एंड सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, देन इट इज कंसीडर्ड एज एग्रीमेंट टू सेल, कि जहां पे कोई कंडीशन है एंड जहां पे ओनरशिप एट प्रेजेंट ट्रांसफर नहीं की जा रही बट फ्यूचर में की जाएगी. When an agreement to sell becomes a sale, कि agreement to sell हमारे पास sale कब consider किया जाएगा. An agreement to sell becomes a sale when the prescribed time elapses or the condition subject to which the property in the goods is transferred are fulfilled, right. Agreement to sell sale कब बनेगा, जहाँ पे टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो फ्यूचर पीरियड आ जाएगा एंड जो कंडीशंस रखी गई थी वो भी क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, P agrees to buy from B a haystack on B's land with liberty to come on B's land to take it away, राइट. P कहते एग्री कर गया बाय से कि वो क्या करेगा, बाय B's लैंड की हेस्टैक एक परचेज करेगा, राइट, एंड टू कम ऑन बीज लैंड टू टेक इट अवे, राइट, बी की लैंड पे. तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक सेल हो गया, बिकॉज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, की जहां पे प्रॉपर्टी क्या होगी, बी को ट्रांसफर होगी. नेक्स्ट, P agrees to buy a quantity of soda to arrive by a certain ship, right, कि एक सर्टेन शिप से उसने क्या किया, कुछ परचेज करने के लिए एग्री हो गया. दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल बिकॉज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स विल पास टू द बायर व्हेन द गुड्स कम एंड द एग्रीमेंट इज नेचुरली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द शिप अराइव्स इन पोर्ट विद द गुड्स, राइट, कि यहाँ पे कंडीशन भी लगी कि जब तक शिप नहीं आएगी गुड्स ट्रांसफर नहीं होंगी एंड जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं होगी तो वो पी ओनर नहीं बनेगा एंड जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तो हमारा जो वो एग्रीमेंट सेल नहीं कंसीडर किया जाएगा. क्लियर. नाउ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. A sale is an executed contract. सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज क्या करती हैं, साइमल्टेनियसली अपनी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं. एन एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज ने क्या करना है, अपनी ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करनी है. In a sale, since the property has passed to the buyer, the seller can sue the buyer for the price of the goods, right. कहते सेल में क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसफर पास होगी बायर के पास, तो सेलर क्या है, उसको स्यू कर सकता है, राइट. In an agreement to sell, in case of breach, the seller can only use for damages unless the price was payable on a particular date, right. On the other hand, agreement to sell में क्या होता है, अगर in case breach होती है तो seller only damages claim कर सकता है rather than full payment. A sale creates a right in rem दैट इज राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, राइट, क्योंकि उसने गुड्स ट्रांसफर कर दी तो सेल में क्या हो जाता है, राइट इन रेम की पूरे उसका राइट आ जाता है हमारे पास. एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स अ राइट इन पर्सोनम दैट इज राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, कि जिस पर्सन को हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी पर्सन के अगेंस्ट हमारे पास राइट होगा. Fourth one is, in case of loss of goods, the goods loss will fall on the buyer even though the goods are in the possession of the seller, right, कि in case goods lost हो जाती हैं तो उस केस में भी buyer ही responsible होगा even though कि possession अभी भी seller के पास है, right.
On the other hand, the loss in this cases shall be borne by the seller even though the goods are in the possession of the buyer, right? कि ऑल्दो कहते हैं पोजेशन बायर के पास है बट लॉस कौन बियर करेगा, सेलर बियर करेगा इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. In case buyer pays the price and seller thereafter becomes an insolvent, the buyer can claim the goods from the official receiver, right? कि बायर ने प्राइस पे कर दिया एंड जो सेलर है वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी बायर क्या कर सकता है, अपनी गुड्स क्लेम कर सकता है. इन दीज सर्कमस्टांसेस द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स बट ओनली ए रेटेबल डिविडेंड फॉर द मनी पेड. ऑन द अदर हैंड जो एग्रीमेंट टू सेल है उसमें क्या कर सकते हैं, ओनली ये डिविडेंड अमाउंट, ओनली डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हैं रेदर देन फुल अमाउंट. If the buyer becomes insolvent without paying the price, the ownership having passed to the buyer, the seller shall have to give the goods to the official receiver. Right? कि अगर प्राइस पे करे बिना जो बायर है वो इन केस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में भी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है एंड जो सेलर है वो बायर, जो ऑफिशियल रिसीवर जो उस टाइम पे गुड्स रिसीव कर रहा है उनसे क्या कर सकता है, अपनी पेमेंट क्लेम कर सकता है. In these circumstances, the seller can refuse to deliver the goods to the official receiver. Right? एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर है वो गुड्स डिलीवर करने से मना कर सकता है टू दी ऑफिशियल रिसीवर जो उस टाइम पे एक्चुअल में रिसीव कर रहा होगा गुड्स. क्लियर? सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल. क्लियर? सो दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो. आज की वीडियो में मैं थोड़ा छोटा टॉपिक ही लेकर आई थी. राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please do like, subscribe and share my channel Renu Mitra Coaching Classes. Thank you so much.